ideas in theory. वेलकम बैक रॉकर्स। स्टेन के 15th पार्ट में आपका स्वागत है। तो सीरीज के 15th पार्ट की शुरुआत में वेस्ली और चार्लोट डेकोटा के बर्फीले जंगलों में हिरन का शिकार करते हैं। बाद में सभी खाना खा रहे होते हैं, लेकिन क्विलिन बड़ी चिंता में है क्योंकि उसको नक्शे पर मिसाइल बेस के बारे में पता ही नहीं चल रहा है। रोमन बताता है कि वो जगह एक खुफिया जगह है, इसीलिए वो नक्शे पर कभी नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ फिलाडेल्फिया में एफ्राम और एलेक्स मिलकर जहर को तैयार करते हैं ताकि वो उस जहर को खून वाले टैंकर में मिला सके। काम करते हुए उनके बीच में दोस्ती होने लगती है। वो दोनों अपने खो चुके बच्चों और पुरानी यादों के बारे में बात कर रहे हैं। अगले सीन में क्विलिन, वेस्ली, चार्लोट और रोमन मिसाइल बेस पर पहुंच गए हैं। वहां कुछ इंसान और वैम्पायर्स की लाशें पड़ी हुई है। फिर बच्चे भी वैम्पायर्स को मारने के लिए वेस्ली सिलो में एक चांदी का बॉम्ब फेंकता है, लेकिन जब क्विलिन झुककर सिलो की जांच कर रहा होता है तभी अंदर से कोई बंदूकबाज उसको गोली मार देता है और क्विलिन सिलो के अंदर गिर जाता है। इसमें क्विलिन को काफी चोट पहुंच जाती है। तभी रोमन को लगता है कि बंदूकबाज कोई उसका पुराना दोस्त हो सकता है, इसलिए वो बंदूकबाज से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। इसीलिए वेस्ली दूसरे रास्ते से अकेले अंदर जाने का तय करता है। अब जल्दी उसको बंदूकबाज मिल जाता है और क्विलिन की मदद से वो उसको मारता है। उसके बाद क्विलिन उस बंदूकबाज को गोली मार के खत्म कर देता है। दूसरी तरफ जैक अपने एक पालतू सांप को खाना खिला रहा होता है। तभी वहाँ पर साफ सफाई करने वाली लड़की आ जाती है और जैक का पालतू फिलर उस लड़की पर घुर्राने लगता है, जिससे वो लड़की बहुत डर जाती है। लेकिन जैक के बोलने पर फिलर शांत हो जाता है। हालांकि फिर भी लड़की को डर लग रहा होता है, इसलिए वहां से भाग जाती है। अब जैक उसके पीछे पीछे बाहर पहुंच गया है। वहां जैक एक वैम्पायर को पीछा करता है और लड़की को समझाता है कि तुम डरो मत, मेरे साथ तुम बिल्कुल सही सलामत रहोगी। वो साथ ही बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ से कोई भी खाने की चीज ले सकती हो। इस सब के दौरान एफ्राम, एलेक्स और उसके भाई एक बस में बैठे हैं। वो वैम्पायर्स के लिए आने वाले खून के टैंकर का इंतजार करते हैं और जैसे ही टैंकर आता है वो उसमें बस के साथ टक्कर कर देते हैं, जिससे रास्ता जाम हो जाता है। एक तरफ टैंकर का ड्राइवर एलेक्स के भाई से बहस कर रहा होता है। तभी एफ्राम टैंकर को जहर वाली पाइप के साथ जोड़ देता है और जल्दी सारे खून में जहर मिल जाता है और पास में आते दो वैम्पायर्स को देखकर वो लोग वहां से भाग जाते हैं। उसी रात जैक उस लड़की को अपने साथ अमेरिका के एक पुराने म्यूजियम में लेके जाता है और जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी लड़की बताती है कि परमाणु बम के धमाके में मेरे मम्मी पापा मर गए थे। अब जैसा कि धमाके का जिम्मेदार खुद जैक ही है, इस वजह से वो कुछ समय तक तो बात करने में घबराता है, लेकिन कुछ समय बाद जैक बोलता है कि तुम और तुम्हारा दोस्त मेरे यहाँ से जितना चाहे उतना खाना ले सकते हो। तभी लड़की अपना नाम एबी बताती है और जैक का शुक्र अदा करती है। अब जैक के घर पहुंचते ही मास्टर उससे मिलने आता है। जैक मास्टर से पूछता है कि बचे हुए इंसानों के लिए खाने की इतनी कमी क्यों है। साथ ही बोलता है कि अब से मुझे आपके सफेद खून की जरूरत भी नहीं है। फिर मास्टर बातों को जोड़ तोड़ के जैक के सामने रखते हुए बोलता है खाने की कमी परमाणु बम के धमाके की वजह से हुई है। वो साथ ही बोलता है कि इंसानों के घमंड और लालच कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं लाखों इंसानों के दिमाग पढ़ सकता हूँ जो कि वैम्पायर में बदल चुके हैं, इसलिए मैं जानता हूँ कि इंसान सबसे खतरनाक जानवर है। वो आगे अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि जैक बेटा, मैं तुम्हें दो चीजों में चुनाव करने को बोल रहा हूँ। या तो तुम मेरे साथ रुककर मेरी मदद कर सकते हो या फिर वापस अपनी पहले जैसी जिंदगी जी सकते हो। अब जैसा कि बेचारा जैक तो मास्टर के पूरे काबू में है, वो मास्टर के साथ रुकने का फैसला करता है और मास्टर के सफेद खून के लिए अपने घुटनों पर बैठ जाता है। अब दूसरी तरफ डेकोटा में दिखाते हैं तो रोमन को पता चलता है कि मिसाइल का एक बहुत ही जरूरी सामान वहां से गायब है और उसके बिना मिसाइल को चलाया भी नहीं जा सकता। उसको शक होता है कि मास्टर ने ही उस सामान को चुराने के लिए वैम्पायर्स को भेजा होगा, इसलिए वो वैम्पायर्स के झुंड को ढूंढने का तय करता है। अब इसके दौरान रात के समय एफ्राम, एलेक्स और एलेक्स का भाई पार्टनरशिप कंपनी की एक बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। पिछले 2 घंटों से वहां कोई वैम्पायर नहीं दिखता है, इसलिए एफ्राम को विश्वास होता है कि सभी वैम्पायर्स मारे जा चुके हैं। वो तीनों अंदर जाते हैं। वहां उनको बहुत सारे मरे वैम्पायर्स दिखते हैं। मतलब यह है कि उनका खून में जहर मिलाने का प्लान अच्छे से काम कर गया है। फिर वो उस बिल्डिंग के एक ऑफिस में जाते हैं जहां उनको एक लिस्ट मिलती है जिसमें किसी सामान को कहीं पहुंचाने के बारे में लिखा होता है। अब उस लिस्ट को देखकर तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि मास्टर करने की क्या सोच रहा है। बाद में मास्टर एक होस्ट को बोलता है कि कोई खून में जहर मिलाकर हमारे वैम्पायर्स को मार रहा है। लेकिन ये बात सुनकर एक होस्ट बड़ा ही खुश हो जाता है क्योंकि उसको विश्वास है कि ऐसा सेट्राकियन या फिर सेट्राकियन के किसी साथी ने किया होगा। अब एक होस्ट पहले ही वैम्पायर्स को मारने वाले समूह को ढूंढ रहा है, इसीलिए एक होस्ट उस समूह के सामने आने का इंतजार ही नहीं कर पा रहा है। मास्टर बोलता है एक होस्ट, जैसे ही तुम्हें वो लोग मिलेंगे तुम उनको बुरी तरह से कुचल देना। अब अगले दिन रात के समय संजय अपनी पत्नी सैला के साथ बाहर खाना खाने आया है। सैला अपनी नई जिंदगी से खुश नहीं है। उसको पसंद नहीं है कि हथियारों से खड़े आदमी उसको खाना खाते हुए देखें। और संजय फिर अपनी पत्नी से बोलता है, मेरी जान तुम थोड़ा खुश होने की एक्टिंग तो कर ही सकती हो,
तभी वहां पर एक होस्ट आ जाता है, जिससे वहां की स्थिति और बिगड़ जाती है। वो पूछता है कि बच्चे बनाने वाली ब्रीडिंग फैसिलिटी में चल क्या रहा है। वो साथ ही बोलता है कि मैं चाहता हूं कि औरतें 9 से कम महीनों में बच्चों को जन्म दें और साल में हर औरत के 2 बार बच्चे होने चाहिए। वो संजय को धमकी देते हुए बोलता है कि अगर तुम अपना काम से ठीक से नहीं कर पाओगे तो हम किसी नए आदमी को ढूंढ लेंगे। बच्चे बनाने वाली ब्रीडिंग फैसिलिटी में संजय डच को अपने ऑफिस से बुलाता है और बोलता है कि जैसा तुम जानती हो कि सोफी पहले बच्चे को ऑपरेशन के जरिए जन्म देने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे वक्त तुम उसके साथ रहो। लेकिन डच उसका ये काम करने से मना कर देती है। तभी संजय उसको धमकाता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुमको नरक से भी बुरी जगह में भेज दूंगा। इस सब के दौरान जिस स्कूल में एफ्रम और एलेक्स वगैरह रुके हुए हैं उसमें वैम्पायर्स हमला कर देते हैं और स्कूल से बाहर भागते ही वे सभी वैम्पायर से लड़ते हैं। लेकिन लड़ाई के दौरान एलेक्स के भाई पर एक वैम्पायर हमला कर देता है, इसलिए वो एलेक्स को बोलता है, बहन तू मेरे वैम्पायर से बदलने से पहले मुझको मार दे। एलेक्स तो ऐसा करने से झिझकती है, इसलिए एफ्रम एलेक्स के भाई पर गोली चला देता है। अब एफ्रम और एलेक्स स्कूल से भाग जाते हैं और एक पुतलों के गोडाउन में जाकर छुप जाते हैं। अगले सीन में गस अपने कजन भाई रॉल को बंदूक पकड़ाता है और उसको बंदूक चलाना सिखाता है। तभी वहां पर उनका एक आदमी आता है जो पूरी तरह से घायल हो रखा है। मरने से पहले वो बताता है कि 2 लोग मेरी जगह पर कब्जा करने आए थे, उन्होंने मेरे सामान को चुरा कर मेरे ऊपर गोलियां चलाई थी। इसके बाद गस अपने नए दुश्मनों को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। गस को उन 2 में से एक बंदूकबाज मिल जाता है और उसका पीछा करते हुए वो सिविल लाइन से होते हुए उनके घर में घुस जाता है। तब पता चलता है कि गस के साथी को मारने वाला कोई और नहीं, न्यूयॉर्क शहर के पुलिस वाले हैं। अब दूसरी तरफ पार्टनरशिप बिल्डिंग में दिखाते हैं तो डच को जबरदस्ती सोफी के साथ रहने के लिए बोला जाता है। सोफी अपने बच्चों को लेकर बहुत ही चिंता में है। वो बताती है कि मेरे पास इस बच्चे के अलावा कोई और नहीं है। वहां की नर्स सोफी के साथ बेरुखी से बात करती है। अब कुछ समय बाद डच उस कमरे से बाहर आती है और संजय सोफी के बारे में पूछता है। वहां बैठी एक और प्रेग्नेंट औरत डच को संजय से बात करते हुए देख लेती है। वो डच को गलत समझ लेती है और उसको लालची बोलती है। दूसरी तरफ एफ्रम एलेक्स के भाई की मौत के बाद एलेक्स को दिलासा देता है। फिर एफ्रम कैली और जैक के बारे में बताता है कि मेरे बेटे ने ही शहर में परमाणु बम को फोड़ा था। जब एलेक्स पूछती है कि क्या तुम्हारा बेटा जैक अभी भी जिंदा है, तो एफ्रम जवाब देता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरे हिसाब से तो वो मर चुका हो, यही अच्छा होगा। अब सारा सच जानने के बाद एलेक्स अभी भी एफ्रम का साथ देना चाहती है। जब वो बाहर जाते हैं तो उनको एक पर्चा मिलता है। वो पार्टनरशिप कंपनी का पर्चा है जिसमें लिखा हुआ है कि हम कुछ नए लोगों को काम पर रख रहे हैं। उन लोगों को न्यू हॉरिजन नाम की एक नई जगह पर ले जाया जाएगा और वहां खेतों में काम करवाया जाएगा। फिर एफ्रम और एलेक्स को महसूस होता है कि पार्टनरशिप बिल्डिंग में सामान ले जाने वाली गाड़ियों की लिस्ट जो उनको मिली थी, असल में वो इंसानों को ले जाने वाली गाड़ियों की लिस्ट है। अगले सीन में गस वापस अपने लोगों को बताता है कि हमारे आदमी को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी नहीं मारा है। फिर वो प्लान बनाते हैं कि कैसे वो पुलिस वालों की खुफिया जगह में जाकर अपने हथियारों को वापस चुरा सकते हैं। अगले दिन वो सिविल लाइन से होते हुए बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। गस का एक आदमी स्नाइपर बंदूक के साथ सामने वाली बिल्डिंग में है। वहां से दरवाजे के बाहर खड़े 2 पुलिस वालों को वो गोली मार देता है और इसकी वजह से बाकी के पुलिस वालों का ध्यान भटक जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए गस के आदमी अंदर घुस जाते हैं। कुछ समय बाद पुलिस वाले वापस आते हैं और दोनों गुटों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। लेकिन लड़ाई को तो गस की टीम ही जीत जाती है। सभी पुलिस वाले मारे जाते हैं, इसलिए गस की टीम अपने सभी हथियार वापस ले लेती है। इस सब की वजह से गस उसकी टीम का हीरो बन जाता है और फिर अलोंसो गस से जलने लगता है। दूसरी तरफ सोफी का ऑपरेशन हो रहा है और इसके दौरान डच उसके साथ खड़ी उसको हौसला दे रही है। सोफी को एक बेटी पैदा होती है, लेकिन उसको देखे बिना ही उसकी बेटी को वो दूर लेके चले जाते हैं। अब गुस्से से भरी हुई डच का तो माथा ही सड़क जाता है। वो संजय की गर्दन पर एक चाकू रखती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। वो संजय को धक्का मारकर बेहोशी कर देती है, लेकिन भागते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां का नजारा देखकर वो दहशत से भर जाती है। डच इंसानों का खून निकालने वाली फैक्ट्री में पहुंच गई है। ये वही फैक्ट्री है जो सीरीज के पिछले सीजन में दिखाई गई थी। कुछ इंसानों को पिंजरे में बंद किया गया है और कुछ इंसानों को लाइन में अटका गया है ताकि उनके शरीर का सारा खून निकाला जा सके। ये नज़ारा देखकर तो डच अपनी जगह पर ही जम जाती है और तभी बहुत सारे वैम्पायर्स उसको घेर लेते हैं। अगले दिन एफ्रम और एलेक्स न्यू हॉरिजन जा रहे हैं, लेकिन पेंसिल्वेनिया के एक गांव में उनकी कार खराब हो जाती है और जब वो खाली पड़े गांव में घूम रहे होते हैं तभी उनको एमिली नाम की एक लड़की का फोन मिलता है। उनको फोन में 2 हफ्ते पुरानी वीडियोस मिलती हैं। वीडियो में तो पता लगता है कि एमिली का परिवार न्यू हॉरिजन जाने वाला था, लेकिन एमिली वहां जाना नहीं चाहती थी। तभी वो देखते हैं कि वो दोनों तो एमिली के घर के सामने ही खड़े हैं, इसलिए वो अंदर जाकर घर की जांच करने का तय करते हैं। घर के अंदर उनको कोई नहीं मिलता, इसलिए वो वहां आराम करने का तय करते हैं। अगले सीन में क्विलिन, वेस्ली, चार्लोट और रोमन दूर से छुपकर वैम्पायर्स को देख रहे हैं। वैम्पायर्स मिसाइल को चलाने वाले उपकरणों को एक ट्रक में चढ़ा रहे हैं।
उनको एक नई तरह का वैम्पायर दिखाई देता है जिनको मोंग्रेल्स बोलते हैं। मोंग्रेल्स को बनाने के लिए मिट्टी पर पकाया जाता है और 2 पूर्णिमा की रातों पर कीड़ों के साथ अभिषेक किया जाता है। फिर वो वैम्पायर्स के समूह पर चुपचाप हमला करके मिसाइल का सामान चुराने का तय करते हैं। अब वैम्पायर्स को देखने के बाद कुछ लोग बोलते हैं कि हम वैम्पायर्स के साथ लड़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि उनको लड़ाई करने को मनाने के लिए चार्लोट उनको चांदी देने का वादा करती है, लेकिन असलियत में उसके पास चांदी है ही नहीं। इसके बाद वो क्विलिन को खून से भरा जार देती है और क्विलिन उसको घूरता रहता है। अब हमें फ्लैशबैक में लंदन को दिखाया जाता है। अभी 1888 का समय चल रहा है। लुइसा नाम की एक जवान लड़की क्विलिन की बहुत लंबे समय से तलाश कर रही है। वो अपने मरते हुए बीमार भाई को अमर बनाना चाहती है। लुइसा क्विलिन को अपने भाई के पास लेके जाती है, जहां उसका भाई भीख मांगता है कि सर आप मुझे अमर बना दीजिए। क्विलिन लुइसा की बेटी से भी मिलता है, जो कि एक राक्षस को देखकर बहुत ही डरी हुई है। अब प्रेजेंट समय में दिखाते हैं तो डच को एक जेल से खींचते हुए बेसमेंट में लेके जाया जाता है, जहां एक होस्ट उसका इंतजार कर रहा है। एक होस्ट बेचारी सोफी के छोटे बच्चे का खून पी रहा होता है और पीते हुए बोलता है कि एक नए जन्मे छोटे बच्चे के बी पॉजिटिव खून से अच्छा कुछ नहीं होता है। वो डच से पूछता है कि तुम्हारा बूढ़ा सट्राकियन कहाँ छुपा हुआ है। एक होस्ट तो बिल्कुल हैरान रह जाता है जब उसको पता चलता है कि सट्राकियन पिछले कुछ महीनों से पार्टनरशिप कंपनी की इसी बिल्डिंग में रह रहा है। उसी समय एक होस्ट संजय के पास जाता है और सट्राकियन कहाँ पर है इस बारे में पूछता है। संजय रिकॉर्ड्स देखकर बताता है कि सट्राकियन की रीढ़ की हड्डी के ऊपर प्रयोग किए जा रहे हैं। अब एक होस्ट सट्राकियन के पास जाता है। सट्राकियन बेहोश पड़ा हुआ है, इसलिए एक होस्ट डॉक्टर को डराते हुए बोलता है कि जल्दी से इस बूढ़े को जगाओ। सट्राकियन के जगाने के बाद एक होस्ट उस पर हंसते हुए बोलता है कि तुम सबका अंत होने वाला है। वो सट्राकियन से जबरदस्ती बुलवाने की कोशिश करता है कि भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं होती। सट्राकियन बोलता है कि मैं तुम्हें जल्दी नरक में मिलूंगा, जिसके जवाब में एक होस्ट बोलता है कि तुम तो पहले से हमारे बनाए हुए नरक में रह रहे हो। अगले सीन में एफ्रम और एलेक्स को एमिली के घर पर एक फ्रांसिस नाम की औरत मिलती है, जो कि उनकी तरफ बंदूक तान कर खड़ी है। फ्रांसिस दुख से भरी हुई है और बताती है मैं न्यू हॉरिजन से भागकर यहाँ आई थी, लेकिन रास्ते में वैम्पायर्स ने मुझ पर हमला किया था और मैं जल्द ही वैम्पायर्स में बदलने वाली हूँ। एफ्रम उससे पूछता है कि क्या तुम वैम्पायर्स में बदलने से पहले हमको न्यू हॉरिजन तक ले जा सकती हो। फिर फ्रांसिस उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इस सब के दौरान डच, रोसलिंडा और कुछ लोगों का खून निकालने की तैयारियां की जा रही है। जब खून निकालने के लिए रोसलिंडा को ले जाया जा रहा होता है, तभी डच सभी को खून निकालने वाली फैक्ट्री के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है और बोलती है कि तुम लोगों को अगर यहाँ से जिंदा निकलना है तो हिम्मत के साथ काम लेना होगा। ये बात सुनकर सभी पार्टनरशिप कंपनी के विरोध करने लगते हैं। डच रोसलिंडा को बोलती है कि तुम सभी लोगों को सेफ जगह पे लेके जाओ, तब तक मैं अपने एक दोस्त को ढूंढने जा रही हूँ। वो सट्राकियन को ढूंढने जा रही होती है और अलार्म की आवाज से एक होस्ट का ध्यान भटक जाता है और उसके जाते ही वहां डच पहुंच जाती है। हालांकि इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि तभी वहां पर एक होस्ट भी पहुंच जाता है और उन दोनों का मजाक बनाता है। लेकिन अपनी डच तो चालाक है, वो किसी तरह से एक होस्ट को ही आग लगा देती है और सट्राकियन को जल्दी वहां से लेके जाती है। दूसरी तरफ क्विलिन रोड के बीच में खड़ा है और वैम्पायर्स की गाड़ी का आने का इंतजार कर रहा है। वो ट्रक के ऊपर चढ़ता है और एक वैम्पायर से लड़ता है और वो वैम्पायर एक तार की वजह से कटकर 2 हिस्सों में बंट जाता है। क्विलिन गाड़ी के ड्राइवर को मार के फेंक देता है और तभी वेस्ली बच्चे वैम्पायर्स को मारता रहता है। लेकिन तभी एक वैम्पायर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी क्विलिन हीरो की तरह पहुंचकर वेस्ली को बचा लेता है। अब ट्रक को खोलते ही अंदर का एक बड़ा वैम्पायर अपनी जीप से हमला करने वाला होता है, लेकिन कुछ करने से पहले क्विलिन उसको मार डालता है और मिसाइल को चलाने वाला सारा सामान सही सलामत पड़ा हुआ है। अब दोबारा 88 का समय दिखाया जाता है तो क्विलिन लुइसिया से मिलने उसके घर जाता है, जहां लुइसिया बताती है मेरे भाई की तबीयत पहले से और बुरी हो गई है। लेकिन क्विलिन बोलता है कि मैं तुम्हारे भाई को वैम्पायर में नहीं बदलना चाहता हूँ। अब लुइसिया क्विलिन को पसंद करने लगी है। वो क्विलिन का मेकअप करती है और उसके सर पर एक विग लगाती है और अपने हीरो को इंसान जैसा बना देती है। उसके बाद क्विलिन अपनी जेब से उस पर कुछ करता है और अब लुइस के भाई का अंतिम क्रिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर आता है और पंडित को ही मार देता है। दूसरी तरफ एफ्रम, एलेक्स और फ्रांसिस न्यू हॉरिजन पहुंच गए हैं। तब फ्रांसिस वैम्पायर में बदलने लगती है, लेकिन वो बोलती है मैं गोली खाकर मरना नहीं चाहती हूँ, इसलिए वो वहां से अकेले ही दूर चलने लगती है। लेकिन जल्द ही मास्टर उसके शरीर पर काबू कर लेता है और वो वहां पर वापस आ जाती है। मास्टर फ्रांसिस के जरिए एफ्रम से बात करते हुए जैक के बारे में बताता है कि कैसे जैक में नए बदलाव आए हैं। तभी मास्टर की बोलती बंद करने के लिए एफ्रम फ्रांसिस को एक गोली मार देता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों, एफ्रम और एलेक्स को न्यू हॉरिजन में क्या राज पता चलने वाले हैं, पता लगाने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। साथ ही हमारे चैनल मिस्टर हिंदी रॉकेट सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी वीडियोस के पब्लिश करने के साथ आपको नोटिफिकेशन झट से मिल जाएगी। डू लाइक, कमेंट, शेयर। बाकी दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।